क्या खुलेगा जमीन खरीद बिक्री का रास्ता? बिहार के 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप पर सरकार का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं विपिन, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा। कभी कभी सरकार का एक फैसला सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं होता, वह हजारों परिवार की जिंदगी, लाखों लोगों की उम्मीद और पूरे प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के ऐसे ही एक बड़े फैसले की। एक ऐसा फैसला जो किसानों से जुड़ा है, भूस्वामियों से जुड़ा है, निवेशकों से जुड़ा है और बिहार के आने वाले कई वर्षों के शहरी विकास से भी जुड़ा है। अगर आपकी जमीन प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की सीमा में आती है तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार सरकार ने संकेत दिया है कि मास्टर प्लान के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटा दी जाएगी। लेकिन क्या इतना भर कह देने से सारे सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या अब किसान अपनी जमीन किसी को भी बेच सकेंगे? क्या निवेशकों के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा? क्या सरकार लैंड पूलिंग और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और तेज करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास और किसानों के हित साथ साथ चल पाएंगे? आज इन्हीं सवालों के जवाब तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। पहला, आखिर सरकार ने फैसला क्यों लिया? बिहार तेजी से बदल रहा है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और कई दूसरे शहर लगातार फैल रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आवास की जरूरत बढ़ रही है, लेकिन शहरों का विस्तार हमेशा योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ। कई जगह पहले मकान बने, फिर सड़क बनी, कहीं सीवर की व्यवस्था आज भी अधूरी है, कहीं बरसात में जल जमाव हर साल एक नई समस्या बन जाता है, कहीं अस्पताल दूर है, कहीं स्कूल की कमी है और कहीं पार्क और सार्वजनिक स्थान नाम मात्र के हैं। इसी चुनौती को देखते हुए बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई। सवाल है, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप आखिर होती क्या है? सरल भाषा में समझिए, ऐसा नया शहर जो पहले से बसे शहर के बाहर पूरी योजना के साथ शुरू से विकसित किया जाए, जहां पहले सड़क तय हो, फिर पानी की पाइपलाइन हो, फिर बिजली, फिर सीवर, फिर स्कूल, अस्पताल, पार्क और व्यापारिक क्षेत्र, और उसके बाद आवासीय कुलियां। यानी बिना योजना के फैलते शहरों की जगह एक सुनियोजित आधुनिक शहर। सरकार का मानना है कि इसी मॉडल से भविष्य में पटना जैसे शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम किया जा सकता है और लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ नई बसावट उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी योजना बिना जमीन के संभव नहीं थी। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। जमीन पर रोक क्यों लगी? सरकार ने जैसे ही 11 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की योजना तैयार करनी शुरू की, वैसे ही सबसे पहले मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मास्टर प्लान यानी कि पूरे क्षेत्र का विस्तृत नक्शा। कहाँ सड़क होगी, कहाँ अस्पताल बनेगा, कहाँ स्कूल होगा, कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ बाजार विकसित होगा और कौन सा इलाका रिहायशी रहेगा। जब तक यह योजना अंतिम रूप नहीं ले लेती, तब तक अगर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री होती तो पूरा विकास अव्यवस्थित हो सकता था। यही वजह थी कि सरकार ने अस्थायी रूप से जमीन की खरीद बिक्री, भूमि विकास और कुछ प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी। सरकार का तर्क था कि अगर बिना योजना के रजिस्ट्री होती रही तो भविष्य में सड़क बनाने, सीवर डालने या सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने में काफी मुश्किलें आएगी। यानी यह रोक अस्थायी नहीं थी, बल्कि मास्टर प्लान बनने तक एक अस्थायी व्यवस्था थी। लेकिन यहीं से सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को हुई जिन्हें अपनी निजी जरूरतों के लिए जमीन बेचनी थी। कई परिवार ऐसे थे जिन्हें बेटी की शादी करनी थी, किसी को इलाज कराना था, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन जमीन होने के बावजूद वह अपनी ही संपत्ति खुले बाजार में नहीं बेच पा रहे थे। यहीं से सरकार पर दबाव भी बढ़ने लगा और इसी बीच सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की, जिसके तहत जरूरतमंद भूस्वामी बिहार राज्य आवास बोर्ड के माध्यम से अपनी जमीन को बेच सकते थे। लेकिन क्या यह व्यवस्था पर्याप्त थी? क्या हर किसान को इससे राहत मिली?
और जब सरकार रोक हटाने की बात कर रही है तो आगे असल में क्या बदलने वाला है, यहीं से शुरू होती है इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। लेकिन अब सवाल यही है जिसका इंतजार हजारों किसान, भूस्वामी और रियल एस्टेट से जुड़े लोग कई महीनों से कर रहे हैं। आखिर सरकार ने अब ऐसा क्या फैसला लिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल बिहार सरकार ने 11 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों को लेकर एक नई व्यवस्था स्पष्ट की है। सरकार का कहना है कि जैसे इन क्षेत्रों का मास्टर प्लान अंतिम रूप से प्रकाशित होगा, वैसे ही जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटा दी जाएगी। यानी जो लोग कई महीनों से रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे, उन्हें फिर से कानूनी रूप से जमीन खरीदने, बेचने और हस्तांतरित करने की अनुमति मिल सकेगी। लेकिन यही एक और सवाल उठता है, क्या रोक हटते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अब पूरा विकास मास्टर प्लान के अनुसार, यानी कि कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ सरकारी अस्पताल होगा, कहाँ स्कूल बनेंगे, कहाँ व्यवसायिक गतिविधियां होगी और कहाँ रिहायशी क्षेत्र विकसित होंगे, यह सब पहले से तय होगा। यानी अब बिना योजना के कोई भी निर्माण नहीं हो सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे भविष्य में अवैध कॉलोनियां, अव्यवस्थित निर्माण और जल जमाव जैसी समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा। लेकिन सिर्फ खरीद बिक्री की अनुमति देना इस फैसले का पूरा उद्देश्य नहीं है। असल उद्देश्य है पूरे क्षेत्र का सुनियोजित विकास, और यही एक नया शब्द सामने आता है, लैंड पूलिंग। बहुत से लोग इस शब्द को सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका मतलब आखिर क्या होता है। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए किसी गांव में सैकड़ों किसानों की अलग अलग जमीन है। सरकार चाहती है कि वहां एक नया शहर बसाया जाए। अगर हर जमीन अलग अलग तरीके से खरीदा जाए तो पूरी प्रक्रिया काफी लंबी और विवादित हो सकती है। इसलिए कई राज्यों में लैंड पूलिंग का मॉडल अपनाया गया। इस व्यवस्था में भूमि मालिक अपनी जमीन एक साझा विकास योजना में शामिल करते हैं। फिर सड़क, सीवर, पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार विकसित भूमि का हिस्सा या अन्य लाभ भूमि मालिकों को दिए जा सकते हैं। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया राज्य की नीति और लागू किए गए नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि लैंड पूलिंग और भू अर्जन दोनों एक जैसी प्रक्रिया नहीं है। भू अर्जन में सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहित करती है, जबकि लैंड पूलिंग साझेदारी आधारित एक अलग मॉडल माना जाता है। अब सवाल उठता है, क्या इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? किसानों को, निवेशकों को या खुद सरकार को? अगर किसानों की बात करें तो खरीद बिक्री पर लगी रोक हटने से उन्हें अपनी संपत्ति पर पहले की तुलना में ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं। अगर निवेशकों की बात करें तो स्पष्ट नियम और मास्टर प्लान निवेश के लिए अनिश्चितता कम कर सकते हैं। और अगर सरकार की बात करें तो योजनाबद्ध विकास के जरिए नई सड़कें, नई कॉलोनियां, नए व्यापारिक केंद्र और बेहतर शहरी सुविधाएं विकसित करने का रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन हर विकास योजना के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और वह जिम्मेदारी है लोगों का भरोसा बनाए रखना। क्योंकि किसी भी योजना की सफलता सिर्फ सरकारी फाइलों से नहीं, बल्कि उन लोगों की सहमति और विश्वास से तय होती है जिनकी जमीन पर वह योजना साकार होने वाली है। यही वजह है कि आज भी कई किसान कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। क्या मुआवजा उचित होगा? क्या प्रक्रिया पारदर्शी होगी? क्या उनकी बात सुनी जाएगी? और क्या विकास के इस दौर में उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे? यही वे सवाल हैं जो इस पूरी परियोजना का भविष्य तय करेंगे, और इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम बढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे फैसले की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि किसी भी विकास परियोजना की सफलता सिर्फ मास्टर प्लान बनने से तय नहीं होती। उसकी सफलता इस बात से तय होती है कि जमीन पर उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, सरकार कितनी पारदर्शिता रखती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या स्थानीय लोगों का विश्वास बना रहता है। दरअसल बिहार के इस प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में आज भी हजारों परिवार खेती किसानी पर निर्भर हैं। इन्हीं खेतों से उनके घर का चूल्हा जलता है, इन्हीं खेतों से बच्चों की पढ़ाई होती है, इन्हीं खेतों से परिवार का भविष्य जुड़ा है।
ऐसे में जब इन इलाकों को आधुनिक शहरों में बदलने की बात होती है तो स्वाभाविक है कि किसानों के मन में कई सवाल उठते हैं। अगर जमीन विकास परियोजना का हिस्सा बनेगी तो मुआवजा कैसे तय होगा? अगर लैंड पूलिंग लागू होगी तो उनकी शर्तें क्या होगी? क्या भूमि मालिकों को विकसित क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी या सिर्फ आर्थिक मुआवजा? सरकार इन सभी सवालों का क्या समाधान निकालती है, यही इस परियोजना की दिशा तय करेगा। दूसरी तरफ सरकार का तर्क भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार तेजी से शहरी हो रहा है। नई आबादी, नई सड़कें, नई कॉलोनियां, नई औद्योगिक इकाइयां और बेहतर बुनियादी सुविधाओं की मांग हर साल बढ़ रही है। अगर आज योजनाबद्ध शहर नहीं बसाए गए तो आने वाले वर्षों में भीड़ भाड़, अतिक्रमण, जल जमाव, ट्रैफिक और अनियोजित विकास की समस्याएं और भी गंभीर हो सकती है। यानी सरकार एक तरफ भविष्य की जरूरतों को देख रही है और किसान अपने वर्तमान और अपने अधिकारों की चिंता कर रहे हैं। यहीं इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू सामने आता है, विकास और विश्वास। अगर दोनों साथ चले तो यह परियोजना बिहार के शहरी इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकती है। लेकिन अगर संवाद की कमी रही या प्रक्रिया को लेकर भ्रम बना रहा तो यही परियोजना विवादों में भी घिर सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ बार बार एक बात कहते हैं, विकास की सबसे मजबूत नींव कंक्रीट नहीं, विश्वास होता है। और शायद यही बात इस पूरी योजना पर भी लागू होती है। अब सबकी निगाहें तीन बातों पर रहेगी। पहला, मास्टर प्लान कब अंतिम रूप से प्रकाशित होता है। दूसरा, जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक वास्तव में कब हटती है। और तीसरा, सरकार लैंड पूलिंग, भूमि क्रय और जहां आवश्यकता हो भू अर्जन की प्रक्रिया किस गति और किस पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाती है। इन सवालों के जवाब सिर्फ इन 11 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का भविष्य नहीं तय करेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि क्या बिहार सुनियोजित शहरी विकास की नई दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाता है या नहीं। फिलहाल सरकार ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। अब बारी है मास्टर प्लान के अंतिम प्रकाशन की। उसके बाद लोगों की नजर हर अगले फैसले पर होगी, क्योंकि यह सिर्फ जमीन की खरीद बिक्री का मामला नहीं है, यह किसानों के भविष्य का भी सवाल है, यह निवेशकों के भरोसे का भी सवाल है और यह बिहार के आने वाले 20-30 यहाँ तक कि 50 वर्षों के शहरी विकास की दिशा तय करने वाला फैसला भी हो सकता है। अगर आपकी जमीन इन प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में आती है, सरकार के आधिकारिक अधिसूचना और मास्टर प्लान से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह विशेष रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने गांव, अपने परिवार और उन लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं जो इस फैसले से सीधे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ जीरा।